और अनुप्रस्थ तरंग। तो शॉर्ट में हम लोग देख लिए थे कि किसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जो माध्यम कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में समांतर सीधे सीधे जाता है वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। और जो तरंग दिशा में लंबवत होता है उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जेकर दोनों चित्र पढ़ लिए थे, फिर ई वाला हम पूरा पढ़ लिए थे। अब एकर में देख लिए थे संपीड़न वाला हटता है से वाला, जनी से स्टार्ट करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग गति के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग किया गया है कि कैसे की दिखाई देता है। ये देखिए क्या है कि एक सर्पिली कंपानी यानी कि ये जो स्प्रिंग बनल है, अंग्रेजी में भी लिख दिया है स्पिरल स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग को किसी टेबल पर रख करके उसके एक सिरे बी को दीवार से लगी कील में जोड़ करके दूसरे सिरे ए को हाथ में लगी दिशा में दबा करके छोड़ देते हैं। ठीक, इधर से घींच घाच करके दबा करके छोड़ देते हैं। दबाने से बाएं सिरे के पास कमानी से फेर यानी कि टर्न एक दूसरे से निकट हो जाते हैं, जो सिकुड़ के भाग को संपीड़न कहते हैं। अब यहाँ से इसको नचाना और दबाना शुरू किया तो धीरे धीरे नचाई जाएगा और इस सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। या दबाता है तो हम लोग दबा देते हैं तो स्प्रिंग दब कर तनिक होना जाता है। हाँ। तो जिसको दब करके संपीड़न हो जाता है यानी कि कंप्रेस हो जाता है, सी कहते हैं। दाब हटाते ही दाबते हुए फिर एक कमानी लचीलेपन के कारण अपनी पुरानी स्थिति में आना चाहेगा और जैसे ही उसका हल्का हाथ उठाएंगे तो फिर फैलने लगता है। जिसका ले ले है हाँ तो भले तो करिए दाबो अगर छोड़ो तो चाहे वो धक्का लगे भी करता है तो बहुत ज्यादा। तो कमानी की लंबाई की दिशा में आगे की ओर फेरों के दबाए और इस प्रकार संपीड़न सी दाई की ओर निश्चित चाल से बढ़ता जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि इस तरह से वो अपना जेकर ओकर चाल रहेगा से बढ़ता जाता है। और वो आगे देखो, अब यदि कमानी के सिरे एक ही बाईं ओर खींच कर के छोड़ दिया जाए तो सिरे के पास कमानी के फेरे एक दूसरे से दूर होकर के फैल जाएंगे और ऐसे फैले हुए भाग को विरलन आर कहते हैं। कमानी के लचीलेपन के कारण विरलन निश्चित चाल की दाईं ओर बढ़ेगा और जिसके वजह से फिर बिरल देखो घींच रहा है इधर विरल होकर के बढ़ रहा है। यदि सर्पीला कमानी के सिरे एक ही दिशा में ऐसे दोलक के जोड़ दे जो कमानी की लंबाई की दिशा में दोलित हो तो कमानी पर एक दाब संपीड़न तथा उत्पन्न होगा। निश्चित चाल के आगे बढ़ते जाएंगे किंतु कमानी के फेरे आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल अपनी विराम अवस्था की स्थिति के आगे पीछे कंपन करेंगे। कमानी के फेरे पर कागज के छोटे टुकड़े को रख करके यह आसानी से देखा जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में सुनो। अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरल के रूप में पैदा होती है और एक संपीड़न तथा एक विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है। अनुप्रस्थ तरंग गति के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग। 3-4 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे को दीवार में लगे हुए हुक से बांध दिया जाता है। एक बांध दिया गया है चित्र के हिसाब से और डोरी को ढीला रखकर उसके दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में तेजी से दोलित किया नहीं क्योंकि ऐसे से हिला देता है तो डोरी एक दूसरे सिरों पर बिछोप आगे बढ़ती है और डोरी के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल तरंग गति की दिशा में लंबवत दोलन करते हुए इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करता हुआ दिखाएगा, इसको हिलाते हैं तो सब अगर यहाँ पर कोई सामान भी कभी कभी रखते हैं तो ऐसे करते हैं तो वहां भाग जाता है। अतः अनुप्रस्थ तरंग का वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, ठीक ना, तो ये सब अनुदैर्ध्य तरंग में काउंट होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो इन तरंगों को कौन सा यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, दूसरा का नाम है मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे सुपरिचित तरंगे है क्योंकि बहुधा हम उन्हें दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक, इसके सामान्य उदाहरण है जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। जब जल की लहर उठता है तो ऐसे उठ जाता है ना, जो ऊपर में देखो चित्र में कि आधा आधा बल, हाँ, या ध्वनि तरंगे, जितना ध्वनि तरंगे या तनी हुई डोरी पर उत्पन्न तरंगे या तनी को खींचते रहते हैं या डालते हैं तो इस तरह का उत्पन्न होता है। और संपीड़न और विरल का अर्थ देना समझा से देख लो। संपीड़न का अर्थ है शुरू सिकुड़ जाना यानी कि एक जगह घसका जाता है नीचे, अब विरल का अर्थ है यानी कि फैल जाता है ऐसे। तो कभी कोई आदमी दबा देता है स्प्रिंग का तो पूरा सड़ जाता है और खींच देता है तो फिर विरल हो जाता है और छोड़ देगा तो नॉर्मल में आ जाता है।
इस तरह से हम लोग का ध्वनि की सब। हाँ, अब इसी का बाद है कि अनुपस्थ तरंग ठोस में और द्रव की सतह में हो सकती है। कहाँ कहाँ? अनुपस्थ तरंग ठोस में और द्रव में, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव में संचरण करती है तथा गैस में, तीनों में संचरण। तो हम लोग को ध्यान देना है कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ कहाँ संचरण कर सकती है? ठोस और सिर्फ द्रव में। और अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ कहाँ संचरण कर सकती है? गैस, तीनों में। तो अनुदैर्ध्य जो है, जो ऊपर नीचे सांप वाला चलता है, वो तीनों में कर सकता है, ठीक ना। अनुदैर्ध्य तरंग दुइये गो में, ठोस और द्रव में। इसके विपरीत तरंग या अयांत्रिक को संचरण के लिए, इसके विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम में भी संचरण करते हैं, यानी कि जहां पर कोई भी हवा न रहे वहां भी ये सब तरंगे संचरण करते हैं, यानी आवाज का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे, हवा में ध्वनि के संचरण की प्रक्रिया विधि, यानी कि हवा में जो ध्वनि एक जगह से संचरण करता है, जाता है, आता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं सब बात के, कि ध्वनि की उत्पत्ति के लिए किसी वस्तु के कंपन अथवा ध्वनि के संचरण के लिए किसी द्रव या पदार्थ अर्थात माध्यम की आवश्यकता होती है। इतना दूर बोला कि ऊपर में कि ध्वनि की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई वस्तु की आवश्यकता है। बिना कोई वस्तु के ध्वनि उत्पन्न थोड़ी ना हो सकता है, कुछ ना कुछ रहेगा तब ना टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न हुआ। और ध्वनि संचरण, ध्वनि वहां से वहां जाने के लिए भी कोई ना कोई माध्यम रहना चाहिए, चाहे द्रव हो, ठोस हो, गैस हो, तो उसके माध्यम से जाना चाहिए। तो इस दोनों की आवश्यकता होती है। ध्वनि स्रोत और कान के बीच माध्यम प्राय हवा होती है, और जहां से ध्वनि स्रोत यानी कि जहां से ध्वनि निकल रहा है सो हमारे कान है वहां तक के सुनने में माध्यम कौन है? हवा के माध्यम से हम सुनते हैं। हवा में ध्वनि किस रूप में चलती है, ठीक, यानी कैसे चलती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कंपान स्वरित द्विभाजु की एक भुजा पर विचार करते हुए जो चित्र पर बताएगा कि हम लोग के जो कहीं ध्वनि उत्पन्न हुआ हम लोग के कानों तक आता है तो कैसे चल करके आता है, तब जहाँ हवा के कारण, हवा में किस तरह का संचरण कैसे चलता है। देखो संपीड़न उपीड़न ये वाला, कि जब भुजा आगे की ओर चलती है तब अपने संपर्क की हवा को आगे की ओर धक्का देता है, ठीक ना। देखो नीचे चित्रों में कि भुजा है, आवाज यहाँ है तो ये आवाज बगल वाला हवा में टकराता है, फिर अब बगल वाला में इस तरह से करता है। वही कह रहा है कि जब संपर्क में आता है ना तो आगे वाले हवा को धक्का दे देता है और इससे हवा की परत संपीड़ित हो जाती है। चाहे कभी जोर से बोलते हुए देखा है, अगर यहाँ पर तू पेपर रख दो मुंह के सामने, आप बोलो तो पेपर उड़कर भाग जाएगा, ताकि जब भी बोलेगा तो हवा निकलवे करेगा। अब हवा है से बगल वाला हवा में टकराएगा, फिर वो यानी कि हवा जाते रहता है। तो हम लोग थोड़ा मोड़ा मुंह के नजदीक रखते हैं तो हमको पता महसूस हो जाता है, लेकिन बहुत दूर वाला पर है तो पता नहीं। हाँ तो वो तो आवाज उधर से खुला जाएगा, हाँ वो बाद में हम लोग को पढ़ेंगे। तो अभी आगे तो इससे हवा की परत संपीड़ित हो जाती है और क्या होती है, वो टकराया है तो वहां की हवा थोड़ा सा दब गया, फिर वो आगे वाला फैलेगा और यह संपीड़ित परत अपने आगे वाली हवा को संपीड़ित कर फैलती है। प्रत्येक क्रमागत परत की यही व्यवहार होता है। इस प्रकार हवा में संपीड़न आगे बढ़ता रहता है और इस तरह से हवा संपीड़ित होती है। जब भुजा पीछे की ओर चलती है तो वह अपने पीछे एक आंशिक निर्वात स्थान छोड़ने की चेष्टा करती है, जिससे उसके संपर्क वाली हवा की परत पर दाब घटने से वह भुजा की ओर फैलती है। तो जब यहाँ पर ही हवा था, यहाँ पर ही सिकुड़ गया, तब फिर आगे वाला के फैल जाएगा, फिर आगे वाला सिकुड़ जाएगा, इस तरह से करते चला जाता है। हाँ, दाब प्रेशर घटने लगता है क्रमगत पर और दूसरे परत को विरल कर देती है। और जहां पर यहाँ पर सिकुड़ा है तो से पीछे वाला क्या होगा, विरल के बहुत दूर खाली हो जाएगा। ये यहाँ के जो हवा था से यहाँ चला आया है, इधर वाला खाली, फिर यहाँ चला, फिर इस तरह से पहुंचते चला जाता है, जो संपीड़न की चाल से आगे बढ़ता है। जब भुजा पुनः आगे की ओर चलती है तो दूसरा संपीड़न आगे भेजा जाता है और इसके बाद जब भुजा पीछे की ओर लौटते तो पुनः विरल आगे भेजा जाता है, यानी कि जगह खाली हो जैसे आदमी बढ़े चल जाता है। गैस सिलेंडर के लाइन में देखा होगा कि एगो आगे हुआ बढ़ता है तो इन्हें सब बढ़ाता है ना, तो अगर तोहर नंबर है तो थोड़ा सा आगे तनका देर खाली हो जाता है, फिर तू अपन आगे जब सिलेंडर बढ़ा, जैसे तू अपने आगे बढ़ जाएगा तो पीछे एगो आदमी की जगह खाली हो जाता है, तो वह खाली हो गया से विरल हो गया और तो जाकर सट गया तो वहां पर ही सघन हो गया या एम संपीड़न निकल गया।
तो विरलों के संपीड़नों के संचरण के समान चाल से होता है, इससे जिसे तरंग चाल यानी कि वेव स्पीड कहा जाता है। स्वरित द्विविभाजक के एक आवर्त काल की एक संपीड़न और एक विरल आगे बढ़ते हैं। संपीड़न और विरल का एक युग्म एक पूर्ण ध्वनि तरंग बनाता है। संपीड़न के विरल क्रमबद्ध रूप से किसी माध्यम का संचरित होना ध्वनि तरंग का संचरण कहा जाता है। तो एक दूसरे जब जाता है तो यही सब ध्वनि तरंग का संचरण कहलाता है। अतः ध्वनि तरंगे क्षीण विक्षोभ अर्थात कम आयाम के आंतरिक कंपन है जो एक माध्यम में संचरण करती है। नीचे वाला लाइन देखो, तरंगों में ऊर्जा का उत्पन्न। अब हम लोग का चाल वाला हो गया, अब तरंगों में ऊर्जा यानी कि कोई भी आवाज बोलता है उनमें ऊर्जा एनर्जी होगा। जैसे कल बताया था कि कोई बोलता है तो आदमी को उड़ा देता है, अगर कपड़ा उड़ा फाड़ देता है तो कोई बोले कि इतना जोर से चिल्लाता है, तो वही ऊर्जा का संचरण कि माध्यम में किसी भाग में विक्षोभ में निहित ऊर्जा दोलिनी माध्यम के कणों का ऊर्जा है। संचरण उसके निकटतम भाग की ओर लगातार इस प्रकार होता है कि विक्षोभ के माध्यम में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। इस प्रकार तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है। तरंगधर आवृत्ति तथा तरंग की चाल। किसी तरंग की प्रकृति का वर्णन करने के लिए उसके तरंगधर आवृत्ति आवर्त काल और उसकी चाल का ज्ञान आवश्यक, यानी कि कोई भी चीज है तो हम लोग बार बार पढ़ेंगे तरंगधर आवृत्ति और तरंग और उसकी चाल के बारे में। ठीक, तो देखो इन तरंग का अभिलक्षण भी कहा जाता है ध्वनि तरंग प्रक्षेपित में, जब अब हम उसके विशेषताओं के पढ़ेंगे। जैसे देखो कि स्वचरित्र, मान लिया कि हवा में स्वरित्र द्विभाजु के कंपन से एक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। जो चित्र में कहा है देखिए कि 9 पॉइंट यहाँ पर ही बगल वाला पेज में है। अब कह रहा है कि दिखाया गया है कि जब ध्वनि हवा में चलती है तब हवा के घनत्व में किस प्रकार का विचरण होता है और दूरी के साथ घनत्व का विचरण यानी उतार चढ़ाव एक ग्राफ में दिया गया कि कभी हवा, चित्र में देखो, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर की तरह और नीचे, इस तरह से ध्वनि तरंग गमन कर रहा है। और हवा की दाब यानी प्रेशर के घनत्व और ताप से संबंधित होता है, क्योंकि किसी दिए गए ताप पर हवा का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। इसलिए दूरी और दाब के बीच के ग्राफ की प्रकृति भी समान होगी। ग्राफ से स्पष्ट है कि क्षेत्र पी क्यू में घनत्व का मान उसके सामान्य मान से अधिक है, जबकि क्षेत्र क्यू आर में घनत्व का मान उसके सामान्य मान से कम है। ये सब चित्र के अनुसार से देख करके बताने के। देखो यहाँ पी के ऊपर में दिखा है ना ABCD, और नीचे गर्त पर उसके बाद देखो पी क्यू के बीच में दिखाया है, ठीक, और दूरी दिखाया है, इसके अनुसार से कहा जा रहा था। तो हम लोग का पढ़ेंगे तरंगधर के टॉपिक कि ध्वनि जिस दिशा में गमन कर रही है उसके अनुरूप किसी क्षण हवा का घनत्व विभिन्न स्थान पर भिन्न रहता है। ठीक, तो अगर कभी यहाँ से वहाँ ध्वनि चल रहा है तो वो जहाँ पर बढ़ के चल गया वहां पर उसका घनत्व यानी कि वो भीड़ ज्यादा रहेगा, और जहां पर इसे खत्म हो गया भीड़ कम रहेगा। जैसे ABCD में दिखा रहा है कि देखो ऊपर में जो चित्र दिखाई दे रहा है तो कहीं पर ही पूरा काला है ना, एक मतलब हुआ घन है यानी कि ज्यादा, जहां पर ही वो व्हाइट हो मतलब कि लाल सन के दिखाए खाली है। तो इस तरह से हमको पता कि कहीं पर ज्यादा और कहीं पर ही कम हो सकता है। इन स्थानों पर हवा की घनत्व सामान्य मान से अधिक है, परंतु B, D और F, ऊपर में देख लो B के सामने, D के सामने और F के सामने पूरा खाली है ना, वहां पर काला तो न कहले है, तो उन स्थानों पर हवा का घनत्व न्यूनतम यानी कि वहां पर हवा कम है। और हवा के सामान्य घनत्व के कम से किसी ध्वनि स्रोत के महत्तम घनत्व के दो क्रमागत स्थिति के बीच की दूरी समान रहती है। इस प्रकार न्यूनतम घनत्व की दो क्रमबद्ध बिंदुओं के बीच की दूरी समान रहती है। दो क्रमागत महत्तम अथवा दो क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच की दूरी को तरंग का तरंगधर कहते हैं। ठीक ना, तो तरंगधर किसे कहते हैं? दो, यहाँ से दो क्रमागत महत्व अथवा दो क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच की दूरी को तरंगधर कहते हैं। और जरा एकदम स्पीड में हम लोग समझ, देखो यहाँ दो के बीच में चित्र दिले है ना, ठीक, लिखल है श्रृंगु, और दोनों तो श्रृंगुए लिखल है, श्रृंग है श्रृंग, तो दोनों के बीच के जो दूरी सब है यही सब तरंग कहलाता है। तो तरंगधर यानी वेवलेंथ दो क्रमागत
संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी भी तरंगधर कही जाती है। तरंगधर को ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में चित्र दिले है ना लैम्डा के, ठीक दिखाई दे रहा है बीट कहाँ पर ही दूरी लिखल है, देखो चित्र 6.9 के दूरी लिखल है, गर्त लिखल है, श्रृंग लिखल है, श्रृंग लिखल है, बीच में लेमडा के चित्र दिले है, यानी कि उल्टा वाई कैले है, ठीक है ना, उसी को लेमडा पढ़ा जाता है। और लेमडा ग्रीक शब्द है, यानी तरंगधर को किससे जब भी हाँ तरंगधर जब भी देखे लिखे के होगा शॉर्ट में तो तरंगधर की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, लेमडा का चिन्ह लगा देते हैं। अतः तरंगधर को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, पहले नीचे में दिया है कि तरंगधर को हम लोग अगर लिखना है कि तरंगधर किसे कहते हैं तो उसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं कि किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवर्ती रूप में से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है तरंग का तरंगधर कहलाता है, यानी कहा जाता है। और तरंगधर का एसआई मात्रक मीटर होता है, क्योंकि वो दूरी बताता है दोनों वेव के बीच में, इसीलिए तरंगधर का एसआई मात्रक क्या होता है सर्वेश, मीटर। सुन रहा था। अब अगले हम लोग को आवृत्ति पढ़े की है, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तरंगधर पढ़ लिया, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ का एसआई मात्रक होता है मीटर। अब आवृत्ति ना वही मर गया तो खा ले चिटिए ना आएगा। आवृत्ति सुनो, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के निकट किसी स्थान पर हवा का घनत्व समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है ना। आवृत्ति याद रखना मेन टॉपिक जो है, न तो आगे के समय में तरह सके न पढ़ने के लिए मिलेगा कि आवृत्ति किसे कहते हैं तरंगधर किसे, खाली कह देगा कि इसका तरंगधर ज्यादा है उसका आवृत्ति कम है, तो खुद समझना होता है कि क्या, जब तरंगधर कहेगा मतलब दूगो के बीच की दूरी, और आवृत्ति कह रहा है तो आगे लाइन की परिभाषा, लेकिन अभी कल समझोगे ध्यान से कि निकट किसी स्थान पर हवा का घनत्व समय के साथ बदलता रहता है, ठीक ना। जैसे कि आवृत्ति का मतलब है कि अगर कौन नहीं आता है डेली प्रिंस के, चलो कि प्रिंस कल आया था आज नहीं आया, फिर कल आएगा, फिर परसों नहीं आएगा, फिर अगला दिन आएगा, यानी कि एक दिन बीच करके चला था, वो फ्रीक्वेंसी कहला जाए आवृत्ति, यानी एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं, यानी कि गैप एक आध गो है ना मारो तो, ठीक। चलो, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के निकट किसी स्थान पर हवा घनत्व समय के साथ बदलती रहती है। अगला सुनो, अर्थात यथार्थ में माध्यम का घनत्व अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच परिवर्तित होता है। जब घनत्व अधिक मान से न्यूनतम मान और पुनः न्यूनतम मान से अधिक मान तक आता है तब घनत्व एक दोलन में पूरा हो जाता है, और एकांक समय यूनिट टाइम में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है, ठीक ना। जैसे अगर अभी हम यहाँ पर ही कलम के ले ले, ठीक, देखो तो अगर 1 मिनट में कलम को कै बार ऊपर कै बार नीचे कर रहे हैं, ठीक ना, तो यही बीच का इसका आवृत्ति कहलाएगा कि एक दोलनी, देखो अगर नीचे आ गया ऊपर चल गया तो ये कितना हुआ, छोड़ दो, एक दोलनी हुआ, ठीक। तो यह आवृत्ति होगा कि कै बार हम अपन कलम को, देखो एक बार ऊपर किए एक बार नीचे किए तो एक हुआ, तो इसकी आवृत्ति कितना है, या सुई चलते रहता है तो वो आवृत्ति, सुई सिलाई मशीन का सुई ऊपर नीचे करते रहता है ना, तो ये सब उसका कुल आवृत्ति होता है। हम लोग का जो लाइट है ना, एक फ्रीक्वेंसी होते हैं 50 हर्ट्ज पर चलते रहता है, ठीक ना। पूछेगा कि हम लोग के घरों में दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जो विद्युत है, यानी कि बिजली जो आता है, उसकी आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज। जितना आप जब भी हम लोग कोई भी सामान खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो अगर देखना ऊपर 50 लिख करके और H और Z दिया ले रहेगा। करेंटो में हाँ, तो करेंटो ऊपर नीचे आता है तो वो आवृत्ति होता है। बिजली जो भी आता है ना भूक भाग, हम लोग जब अभी एलईडी लाइट जल रहा है वो भूक भाग कर रहा है, ठीक ना, बताएगा, ठीक, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता है तो वो उसका आवृत्ति है। तो हम लोग जो करेंट है एसी करेंट, तो ये भूक भाग करता है, ठीक ना, तो कितना बार भूक भाग करता है, तब 50 बार। तो इसीलिए कहा कि भारत में जो करेंट चल रहा है बिजली तो दूसरा, तो उसका हर्ट्ज कितना है, तो 50 हर्ट्ज रहता है। अगला देखो, माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा करने में लगे समय के ध्वनि तरंग का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि वो जो हम अभी को कलम ऊपर नीचे कर रहे हैं भूकभा कर रहा था बॉल, अगर वो हाँ
एक बार भूक भुकाए में कितना समय लेता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, आवर्त काल, टाइम पीरियड। ठीक, हाँ उतने। इससे अक्षर को टी से निरूपित करें, आवर्त काल को टाइम से लिखेंगे इसलिए बड़का टी, ठीक ना। और इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो आवर्त काल का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड, ठीक ना। आवृत्ति के नीचे है पढ़े के। आवृत्ति देखो, आवृत्ति एक ऐसी राशि है जो आवर्त काल से जुड़ी है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि आवृत्ति किसे कहते हैं। देखो अगर लिखना हो कि आवृत्ति किसे कहते हैं या आवर्त काल किसे कहते हैं तो ऊपर हो गया। आवृत्ति के किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या, दोलनी के मतलब ऊपर नीचे करे की संख्या, ठीक ना। या दोलनी घड़ी देखा है, जो घड़ी घंटी करता है, आवाज करता है, हाँ, तो ऐसे ऐसे जो करता है ना वो दोलन कहलाता है। तो वो कितना देर में करता है ना, ढूक ढाक देर टाइम, तो ये सब दोलनी है। तो यह दोलन की संख्या बोल रहा है। तो किसी स्थान पर माध्यम के घनत्वों के प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति की ग्रीक अक्षर में भी से निरूपित किया जाता है। तो आवृत्ति जब भी लिखना होगा तो हम किसको लिखेंगे, भी को। आवर्त काल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और कौन था ये, तरंगधर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लेमडा, वाई उल्टा उसको लेमडा पढ़ते हैं, बता दो दिए। अब देखो, और इसका एसआई मात्रा हटर्ज होता है जिसका संकेत एच जेड होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, एच जेड, उसको बोलते क्या है, हटर्ज, ठीक ना। एक हटर्ज बराबर होता है एक दोलन, यानी कि किसी का एक हटर्ज अगर जैसे 50 हटर्ज कहा है, ठीक ना, मतलब वो एक सेकेंड में 50 बार हम लोग का बिजली भुकभुका कर देता है। यदि किसी स्थान पर माध्यम घनत्व प्रति सेकेंड 10 दोलन पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति कितना कहलाएगी, 100 हटर्ज। अगर कोई 100 बार इन्होंने किया तो उसका हटर्ज कितना हो जाएगा, 100 बार। तो वही बोला है। और आवृत्ति भी का संकेत क्या है, भी, और आवर्त काल का संकेत क्या है, टी। तो परिभाषाओं से उसके बीच के संबंध देखेंगे तो सूत्र बनता है भी बराबर 1/T। अभी 3 गो टॉपिक पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आवर्ती, हाँ कर दे, 2 मिनट देखो क्या तरंगधर के संकेत क्या, तरंगधर का संकेत लेमडा। तब आवृत्ति के भी, आवर्त काल के हाँ टी बड़का टी, ठीक है। आवर्त काल का ऐसा ही मात्रा क्या है, सेकेंड। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या है, आवृत्ति का हटर्ज, पढ़ते हैं तक नहीं तो आता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हटर्ज, आवर्त काल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड, हाँ। तरंगधर का ऐसा ही मात्रक मीटर, ऐसी है। तरंगधर का संकेत क्या है, लेमडा। और आवृत्ति का संकेत क्या है, भी, ठीक ना। उसको पढ़ते हैं न्यू, ठीक। यहाँ देखो भी लिखल है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, न्यू। हाँ न्यू, हाँ यू है लेकिन वो यू ग्रीक भाषा वाला न्यू है। हाँ जब लिखल है ग्रीक अक्षर में भी लिखल, अपना तक अंग्रेजी के लिए भी लग रहा है, हाँ लगता है ना, लेकिन वो है ग्रीक भाषा में उसको न्यू बोलते हैं, तो इसको न्यू पढ़ना है, न्यू। आवर्त काल का संकेत क्या है, टी, बड़का टी। तो एक सूत्र बन गया भी बराबर 1/T। अब आगे पढ़ते हैं तो देखो, किसी माध्यम जैसे हवा में संपीड़ित और विरल की उत्पत्ति स्रोत के कंपन के कारण होती है। इसीलिए किसी माध्यम के घनत्व में कंपन का आवर्तकाल वही होता है जो स्रोत के कंपन का आवर्तकाल होता है। इसी प्रकार किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति वही होती है जो स्रोत के कंपन की आवृत्ति होती है। अब हम लोग चाल की परिभाषा देखेंगे कि ध्वनि की चाल किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं।
कुछ कुछ लिख देता है। 3 पेज है ना, इतना दूर से अगले दिन यहाँ तो पढ़ा दीजिए, उसके बाद नहीं, ध्वनि टॉपिक स्टार्ट अभी